Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discussed about the first lecture of gravitation. तो साथियों अब हम गुरुत्वाकर्षण का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केपलर के नियम। तो देखते हैं कि ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के क्या नियम थे। केपलर के नियम, तो पहला नियम था इसमें प्रथम नियम, जिसे हम कक्षाओं का नियम भी बोलते हैं। कक्षाओं का नियम, तो कक्षाओं का नियम क्या होता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। देखिएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस तरीके से, जिसका केंद्र सूर्य होता है। ये सूर्य और ये ग्रह, ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, कैसी कक्षा है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इसीलिए इसको कक्षाओं का नियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका केंद्र स्वयं सूर्य होता है। ठीक है ना, ये होता है कक्षाओं का नियम। ठीक है, अब आता है द्वितीय नियम, जिसे हम क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। द्वितीय नियम, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का नियम क्या होता है कि ये सूर्य और ये ग्रह P, यानी ये बताया गया कि समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है। अर्थात चक्कर लगाता हुआ ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल अंतरित करता है या काटता है। तो देखते हैं कि यदि TAB का मान TCD के बराबर हो तो क्षेत्रफल SAB इक्वल टू क्षेत्रफल SCD, यही था क्षेत्रफल का नियम। यानी समान समय में समान क्षेत्रफल काटना, यही क्षेत्रफल का नियम है, या केपलर ने द्वितीय नियम बताया। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के आसपास चक्कर लगाता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है या अंतरित करता है। इसके साथ ही अब तृतीय नियम है। तो तृतीय नियम क्या कहता है कि ऐसे ये कोई ग्रह था और ये सूर्य था, ठीक है ना। तो ये R है और यहाँ से एक परिक्रमा में लगा हुआ समय जो है वो T है, ये समय है। और R जो है वो त्रिज्या नहीं बोलते, माध्य दूरी बोलते हैं, क्योंकि ये इलिप्टिकल शेप है ऐसा, और ये दूरियां जो हैं ये सब बराबर नहीं होती। ये A है तो ये B है, ये A ग्रेटर भी होता है। तो सब जगह त्रिज्या होती तो सब जगह समान होती, इसलिए इसको त्रिज्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माध्य दूरी बोलेंगे, सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी। तो क्या होता है तृतीय नियम, जिसे आवर्त कालों का नियम बोलते हैं। आवर्त कालों का नियम ये है कि सूर्य के परितः जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उसकी एक परिक्रमा में लगे समय का वर्ग, ग्रह की एक परिक्रमा में लगे समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। यही आवर्त कालों का नियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि ग्रह की एक परिक्रमा में, यानी ग्रह जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है, उस ग्रह की एक परिक्रमा में एक पूरे चक्कर में लगे समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो T² इक्वल टू
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के इक्वल टू नियतांक। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा, या T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये केपलर का तृतीय नियम है और जिसे हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। आइए अब हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये क्या होता है, तो देखते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होगा। तो ये दो पिंड हैं M1 और M2। ये आकर्षण प्रकृति का होता है, r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ध्यान रखिएगा, माना दो पिंड M1 व M2 परस्पर r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दोनों समीकरण को एक साथ हल कर दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक कह सकते हैं, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है कैपिटल जी का मान। तो ये इस तरीके से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होगा और ये बल का मान होगा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में अगर हम इसकी विमा देखें, देखिएगा ये इसका सूत्र है, तो G इक्वल टू आ जाएगा F r² अपॉन M1 M2, ये इस सूत्र से आ जाएगा। इसी क्रम से हमने फॉर्मूला बनाया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम 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 स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, mLT - 2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m-1 L क्यूब T - 2, ये आ जाएगी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा, ठीक है ना। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम कोई एक एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं कि दो धात्विक गोले जिनकी त्रिज्याएं 3r और 5r हैं परस्पर 8r दूरी पर रखे हुए हैं। ये कैसे गोले हैं, धात्विक, और मान लेते हैं समान धातु के हैं गोले, ठीक है ना। तो F जो है R पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, F की R पर निर्भरता ये कैसे निर्भर करेगा, ये हमें चेक करना है। देखिएगा, दो धात्विक गोले जिनकी त्रिज्याएं, दो समान धातु के गोले जिनकी त्रिज्याएं 3r और 5r हैं परस्पर 8r दूरी पर रखें, तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैपिटल R पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो चेक करते हैं, देखिएगा F इक्वल टू होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहां मान लेते हैं कि इसका गोलों का घनत्व जो है वो आपने D मान लिया, तो दोनों का ही घनत्व वही रहेगा। तो M1 का मान हो जाएगा आयतन 4/3 पाई R क्यूब इंटू D, M2 हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इंटू D, और R का मान है 8R। ये सारे मान यहाँ पर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ द्रव्यमान नहीं दिया था
त्रिज्याओं के रूप में था और घनत्व था, तो ऐसे निकालेंगे द्रव्यमान F इक्वल टू G 4/3 पाई इंटू 27 R³ इंटू, अब हम M2 का मान रखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई इंटू 125 R³ M1 M2 अपॉन R² 64 R², ये आ जाएगा इस तरीके से। तो अब इसको हम देखिएगा F इक्वल टू G इंटू 4/3 पाई, तो 16/9 पाई² 27 इंटू 125 T² R⁻6 अपॉन 64 R²। तो सारा मान हमने एक सेकेंड के लिए कांस्टेंट मान लिया, तो F इक्वल टू K R⁻4 बचेगा। 6 में से 2 घात हट जाएंगी, इट मीन्स F प्रोपोर्शनल R⁻4। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है कैपिटल R की घात 4 के समानुपात में प्राप्त होगा। ठीक है।